अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिर जिस्त बाय वजिया महमूद का थर्ड एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। रात के 10 बजने वाले थे। चांद आसमान पर मौजूद ज़मीन का जायजा लेने में मसरूफ़ था। लाहौर के एक पोश इलाके में मौजूद एक घर में इस वक्त खामोशी थी। इस 2 मंजिला खूबसूरत घर का एक एक हिस्सा देखकर इस घर के मकीनों के आला ज़ौक़ का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। इस घर की बालाई मंजिल के एक कमरे में इस वक्त एक लड़की हल्के सब्ज रंग की लंबी फ्रॉक पहने हुए बैठी थी। वो दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े तेजी से टाइप कर रही थी। इस कमरे की दीवार और सारे फर्नीचर का रंग हल्का गुलाबी था। बेड पर एक तरफ एक बड़ा सा टेडी बियर रखा था। उस लड़की के ब्राउन बाल उसकी पूंछ पर बिखरे हुए थे। वो अपना मोबाइल बंद करते हुए उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों का रंग नीला था, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, मासूम नकोश। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई कमरे से बाहर आई और सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो लाउंज की जानिब चल पड़ी थी, जहाँ 23-24 साला नौजवान सोफे पर टांगे फैलाए लेटा बेचारे से टीवी के चैनल बदल रहा था। उठो जावी, मेरे भाई से बात हो गई है, वो पहुँचने वाले हैं। वो लड़की टीवी स्क्रीन पर चलता हुआ फुटबॉल मैच देखती बोली, जिसकी जवाब में जावियार खामोश रहा। जावी उठो ना, वो उसके पाँव हिलाते हुए बोली। फजर तंग मत करो, वो अपने पाँव समेटता हुआ बोला। क्यों भाई, खाना नहीं खाना क्या। फजर अब उसके पास वाले सोफे पर बैठ चुकी थी। नहीं खाना मुझे खाना, तुम खिलाओ अपने उस चहीते भाई को, वो मुंह फुलाते हुए बोला। अरे कैसा नहीं खाना, मैंने वो खाना खास तुम्हारे लिए बनाया है। फजर अब उठकर उसके करीब आ गई थी। तसी करो, मेरे लिए नहीं बनाया, सिर्फ अपने उस खंबे भाई के लिए बनाया है, वो खपकी से कहता हुआ उठ बैठा। उसकी इस बात पर फजर हंसने लगी थी। मैं सच कह रही हूँ, खास तुम्हारी पसंद का है खाना। वो अब उसके करीब बैठ चुकी थी। हाँ हाँ, तभी तो मैं 2 घंटे से भूखा बैठा हूँ। अच्छा ना, अब उठ जाओ, चलो मेरे साथ खाना लगवाओ। वो उसका बाजू पकड़कर उसे उठाने लगी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बाहर से आती बेल की आवाज़ ने उन दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। लो आ गया तुम्हारा अजीम आलिशान भाई, वो तंज़िया अंदाज में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, जिसके जवाब में फजर हंसने लगी। जेलस आदमी। वो जो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जा रहा था, फजर की आवाज़ पर फ़ौरन पलटा। जेलस नहीं हूँ, हकीकत पसंद हूँ, वो पाँव पटकता हुआ बाहर चला गया। अस्सलामुअलैकुम। दरवाज़ा खुलते ही ताशफीन ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम, आए जनाब, आपका इंतज़ार था। जावियार का मुंह अभी तक फुला हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है, उसका फुला हुआ मुंह देखकर ताशफीन ने पूछा। कुछ नहीं, बस 2 घंटे से तुम्हारी राह तकते तकते अब मैं अंधा होने वाला हूँ, वो गुस्से से बोलता अंदर चला गया, जबकि पीछे खड़ा ताशफीन उसकी बात पर मुस्कुराया। उसे आदत थी उस तरह के जुमलों की। अस्सलामुअलैकुम भाई। उसके अंदर दाखिल होते ही फजर जो टेबल पर खाना लगा रही थी मुस्कुराते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी नूर। ताशफीन ने मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट टेबल पर रखा। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, और आज इतना लेट क्यों हो गए। वो पानी जग से पानी ग्लास में उंडेलने लगी। आज पास बैठा जावियार ड्रामाई अंदाज में हंसा। मोहतरम तो रोज ही लेट होते हैं, कोई नई बात पूछो। उसका मुंह अभी तक गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। इसे क्या हुआ है, उसकी बात पर ताशफीन ने नूर फजल से पूछा। कुछ खास नहीं, बस ज़्यादा भूख लग जाने से दिमाग मुतासिर हो गया है, वो शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाई हुई बोली, जिस पर जावियार ने उसे घूरा। ठीक है, मिल जाओ तुम दोनों, देखना कितने केस करूँगा तुम दोनों पर। उसके बाद पर वो दोनों हंसने लगे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो उन दोनों को हंसता हुआ देखकर बोला। हाँ भाई, हमने कब कहा है कि तुम मजाक कर रहे हो, ताशफीन हंसते हुए बोला। 2 दिन हुए हैं कोर्ट जाते हुए और वकील साहब हम पर केस करने वाले हैं। वाह, नूर फजर हंसते हुए पानी का गिलास ताशफीन के आगे करती बोली। 2 नहीं 4 दिन हो गए हैं, उसकी बात पर जावियार जलकर बोला था, जबकि नूर फजर अभी भी हंस रही थी। मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, ताशफीन पानी का गिलास खाली करके वापस रखते हुए बोला। मतलब और इंतज़ार, जावियार की आवाज़ में सदमा था। ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट, वो उसके बाल बिगाड़ता हुआ अपने कमरे की जानिब चला गया था। कोई नहीं, मेरा वक्त भी आएगा एक दिन, वो अपने बाल दोबारा संवारने लगा, जबकि फजर दोबारा किचन में जा चुकी थी। सबरीना और फैजी इस वक्त सारिम के फ्लैट में मौजूद थे। वो तीनों इस वक्त लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठे हुए थे। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, सारिम अपनी जगह से उठता हुआ बोला। इतनी जल्दी, अभी तो 5 बजे हैं, रात का खाना खा कर जाना। फैजी भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। नहीं यार, पहले ही अम्मी का दोबारा फ़ोन आ चुका है, घर जाकर ही खाना खाऊंगा, सारिम टेबल पर पड़ी अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला था। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फैजी उसके करीब आ गया, जो बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताना, वह फैजी के करीब आने पर बोला था। नहीं यार, तुमने पहले ही हम पर बहुत एहसान किए हैं, हम एहसानमंद हैं तुम्हारे, वो एक नज़र सबरीना की तरफ देखता हुआ बोला, जो उसके उठते ही अपनी जगह छोड़ते हुए उठ खड़ी हुई थी।
दोस्ती में कैसा एहसान फैजी? सारिम उसकी बात के जवाब में बोला। मगर यार। अच्छा ना, छोड़ो इन सब बातों को, मेरे साथ चलो, वो फैजी को देखते हुए बोला। कहाँ? फैजी ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा, मगर सारिम ने आंखों ही आंखों में उसे अपनी बात समझा दी। सबरीना, तुम गेट लॉक कर लो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, वो सबरीना की तरफ देखता हुआ बोला और सारिम के पीछे चला गया। सबरीना ने आगे बढ़ते हुए दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर सोफे पर बैठ गई थी। उसका दिल व दिमाग हर किस्म के जज्बात से आ रही था। वो अपनी मोहब्बत हासिल कर चुकी थी, मगर उसके एहसासात उसे कुछ भी महसूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। न जाने उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि उसने सामने पड़ा अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। वो कॉल के बटन को क्लिक करने ही वाली थी कि बेल की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। मोबाइल वापस रखते हुए दरवाजे की जानिब गई और दरवाज़ा खोल दिया। फैजी वापस आ चुका था। फैजी के अंदर दाखिल होते ही वो वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। फैजी ने एक नज़र उसकी जानिब देखा। उससे वो बहुत उदास और खोई खोई लग रही थी। वो उसके करीब आया। सबरीना, उसकी आवाज़ पर सबरीना ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा। परेशान हो? वो सोफे पर उसके करीब बैठ चुका था। उसकी आवाज़ पर न जाने क्यों सबरीना की आंखों में आंसू भरने लगे और उसने बेसाख्ता ही अपनी गर्दन अस्पात में हिला दी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेता हुआ बोला। जब तक मेरी सांसें बाकी रहेंगी, जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा, तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी, वो आंस देते लहजे में बोलता सबरीना पर सेहर तारीफ कर रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, उसने अपने दोनों हाथों के दरमियान मौजूद उसके हाथ पर मज़ीद जोर दिया था, कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। वो एक लम्हे को रुका। सबरीना को महसूस हुआ इर्द गिर्द मौजूद हर शे रुक गई हो। तुम्हें खुशगवार ज़िंदगी देना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इस फ़र्ज़ को अपनी आखिरी सांस तक बखूबी निभाऊंगा, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जिस पर सबरीना की आंखों से आंसू उसके रुखसार पर आ गिरे थे। रोना बंद करो शाबाश, वो उसके माथे पर आती एक लट को आहिस्तगी से पीछे करता हुआ बोला। उसकी बात पर सबरीना ने अपने आंसू साफ किए और फैजी की जानिब देखा। वो सब भूल गई थी कि वो क्या क्या छोड़कर आज यहाँ मौजूद है। उसे याद था तो सिर्फ अपने सामने बैठा वो भूरी आंखों वाला मर्द जो अब उसकी मताए जान था। अब आ भी जाओ यार, उसका ज़ब्त अब जवाब देने लगा था। आ गया, तेजी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ ताशफीन उसके करीब आता हुआ बोला। वो उस वक्त क्रीम कलर के कुर्ता शलवार में मलबूस था। गीले बाल उसके माथे पर बिखरे थे। वो रफोलिये में भी खूबरू दिखाई दे रहा था। 10 मिनट का कहकर आधा घंटा लगाया है तुमने, वो उसको करीब आता हुआ देखकर बोला। जी नहीं, 10 मिनट कहा था, 10 मिनट में ही आया हूँ, ताशफीन कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, जिस पर जावियार ने आंखें घुमाई थी। चलो अब शुरू करो, वो जावियार को देखता हुआ बोला। अम्मू जान कहाँ हैं? वो टेबल पर सलाद रखती हुई नूरे फजर को देखते हुए बोला। वो तो 9 बजे ही सो गई थी। नूरे फजर कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई थी। खैरियत, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? वो मुतफक्किर लहजे में बोला। जी भाई, तबीयत तो ठीक है, वो आज उनका दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा था, काफ़ी थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई, वो पुलाव की ट्रे ताशफीन की जानिब करते हुए बोली। शुक्र है कुछ खाने को मिला, वरना मुझे तो लगा था आज मैं भूखा ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। जावियार पुलाव का चम्मच मुंह में डालते हुए बोला। तौबा है जावी, नूर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली और उसके जानिब ऐसे देखा गोया कहना चाहती हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। नूर, कल से मेरा इंतज़ार मत करना, मैं तो रोज़ ही लेट हो जाता हूँ, इतनी देर भूखा मत रखा करो इसे, वो जावियार की तरफ देखता हुआ बोला, जो अब तक आधी प्लेट साफ कर चुका था, जबकि नूर फजर और ताशफीन ने अभी खाना आगाज़ भी न किया था। भाई एक नंबर का झूठा है ये, कोई भूख नहीं लगी थी इसे, शाम को ही इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और पूरा का पूरा खुद खा लिया, मुझे और आमो जान को पूछा भी नहीं। नूर उसे नदीदों की तरह खाता हुआ देखकर बोली। झूठी? आमो जान से पूछा था मैंने, निवाला उसके मुंह में होने के बाद उसके अल्फाज वाजे न थे। और मुझसे पूछा था? नूर पुलाव का चम्मच मुंह में डालते हुए बोली। ताशफीन भी अब खाना शुरू कर चुका था। तुमसे क्यों पूछता, तुमने कौन सा पैसे दिए थे? जावियार अब अपनी प्लेट में दोबारा पुलाव डाल रहा था। भाई, वो ताशफीन की जानिब मुड़कर उसे कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र ताशफीन के आस्तीन से झलकते उसके बाजू पर मौजूद पट्टी पर पड़ी थी। भाई ये क्या हुआ है? वो परेशानी से बोली। उसकी आवाज़ पर ताशफीन ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिस पर नूर ने उसके बाजू की जानिब इशारा किया। ताशफीन ने अपने बाजू की तरफ देखा, जहाँ से अब थोड़ी सी पट्टी दिखाई दे रही थी। जावियार भी अब उन दोनों की जानिब मुतवज्जा था। ये मामूली सा कट लग गया था हॉस्पिटल में। उसी पट्टी को देखते हुए उसके जहन में दोपहर का मंजर ताज़ा हो गया था। कैसे? नूर ने दोबारा पूछा। कुछ खास नहीं, बस सर्जरी के दौरान हल्का सा कट लग गया था, मैंने बैंडेज कर ली है, ठीक हो जाएगा, वो नूर के चेहरे पर छाए परेशानी के तासुरात देखता हुआ बोला।
कट ज़्यादा गहरा तो नहीं? नूर को अब भी तसल्ली नहीं हुई थी। नहीं नहीं, बस ऊपर वाली जिल्द मुतासिर हुई है, वो उसको मुतमईन करता हुआ बोला, जबकि उस सारे मंजर में जावियार उन दोनों को देखता पुलाव की दूसरी प्लेट से इंसाफ कर रहा था। आपने मेडिसिन ली थी? फजर वो डॉक्टर है, उसे पता है क्या करना है और क्या नहीं। इस बार उसके पूछने पर जावियार ने जवाब दिया, तुम चुप रहो। वो उसको खामोश करवाती हुई बोली, बड़ा हूँ तुमसे, कुछ तो इज्जत कर लिया करो मेरी। वो अफसोस करता हुआ बोला, तुम इज्जत करवाने वाली हरकतें शुरू कर दो, मैं भी इज्जत कर लिया करूँगी। उसका ध्यान अब ताशफीन के जख्म से हट चुका था। ये इज्जत करवाने वाली हरकतें कौन सी होती हैं? एनी आइडिया? जावियार निहायत मासूम शक्ल बनाता हुआ ताशफीन की जानिब देखता हुआ बोला, अब बस करो तुम दोनों, खाना खाओ खामोशी से। वो उन दोनों को टोकता हुआ बोला, बस आखिरी बात। जावियार की जबान पर फिर खुजली हुई थी। ये पुलाव था कि उबले हुए चावल, न नमक न मिर्च। वो मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाता हुआ बोला, अल्लाह मेरी तौबा, 2 प्लेट खाने के बाद तुम्हें एहसास हो रहा है कि? उसकी बात अभी जारी थी, बल्कि जब तक वो दोनों एक दूसरे के सामने मौजूद थे ये नोकझोंक जारी रहने वाली थी। ताशफीन ने मुस्कुराते हुए अपना सर झटका और खाना खाने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो उस वक्त कमरे में अकेली बैठी थी, उनकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। आज अहमद साहब के इंतकाल हुए 4 दिन बीत चुके थे। उनकी आंखें खुश्क थी। उनके कमरे का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद न था। अचानक उन्हें बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। वो जानती थी कि बाहर की जाने वाली तमाम बातें उन्हें ही सुनाई जा रही हैं। वो सबरीना की चची और फुप्पो थी, जो मामूल के मुताबिक आज भी एक ही मौजू पर बात कर रही थी, और हमेशा की तरह उनके साथ मोहल्ले की चंद ख्वातीन भी मौजूद थी। अल्लाह मेरी तौबा, बाजी क्या उसे एक बार भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल न आया? मोहल्ले की एक औरत अफसोस भरी आवाज़ में बोली, अगर उसे इतना ख्याल होता तो वो कभी ये कदम ही न उठाती। हलीमा बेगम नखोवत से बोली, मेरे भाई को कब्र तक पहुंचाकर खुद अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही होगी। सबरीना की फप्पू ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, पता नहीं निकाह भी क्या होगा या नहीं। मोहल्ले की दूसरी औरत बोली, जो लड़कियां घर से भाग जाएं उन्हें निकाह की ज़रूरत ही कहाँ होती है। हलीमा बेगम ये जुमला कदर बुलंद आवाज़ में बोली, ताकि अगर बाकी बातें कमरे में मौजूद सकीना बेगम ना भी सुन पाई हों तो ये जुमला उनके कानों से ज़रूर टकरा जाए। जबकि कमरे में मौजूद सकीना बेगम का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर उनकी आंखें अभी भी खुश्क थी। वो अपनी जगह से उठती दरवाजे के करीब आई और दरवाज़ा बंद कर दिया कि शायद बाहर से आती हुई आवाज़ बंद हो जाए, मगर कुछ देर पहले कहे गए तमाम जुमले की गूंज अब तक उनके कानों में मौजूद थी। वक्त ने उन्हें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा किया था कि उनका खुद अपनी मौत की दुआ मांगने का जी चाहा था। वो वापस अपनी जगह पर लौट आई थी और टेबल पर मौजूद अहमद साहब की ऐनक उठाकर बैठ गई। उस ऐनक को हाथ में लिए उनकी आंखों से गर्म सियाल बहने लगा। उनका बस चलता तो वो गुजरे वक्त को वापस लाते सब ठीक कर देती। वो बोलना मुकम्मल तौर पर तर्क कर चुकी थी, क्योंकि जो भी उनसे बात करता उसकी बात का मौजू सिर्फ सबरीना ही होती, और उनकी हमदर्दी में लिपटे हुए तल्ख अल्फाज सकीना बेगम की तकलीफ में मजीद इजाफा करते थे। उन्हें रोज़ 2 वक्त का खाना उसी कमरे में दे दिया जाता। वो जीती जागती लाश बन चुकी थी। वो शुगर की मरीज थी, मगर 4 दिन से उन्होंने अपनी दवाई लेना भी तर्क कर दिया था, क्योंकि अब वो जीना ही नहीं चाहती थी। रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था। सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद मोह ख्वाब थे। उसी पहर एक क्लब में रोशनियों का समा था। क्लब में मौजूद तमाम लोग बज़ाहिर जागे हुए थे, मगर इस वक्त वो सब गफलत की नींद सो रहे थे, गहरी नींद। तेज़ म्यूजिक पर नाचते लोग इस वक्त अपने अंजाम को मुकम्मल तौर पर जुटला चुके थे। स्टेज पर मौजूद लड़के लड़कियां नशे में गुम थे। उनके दरमियान फासले न होने के बराबर था। इस्लामी हदूद तो बहुत दूर की बात है। वो सब तो माशरे की बनाई गई हदूद को भी तजावुज़ कर चुके थे। सिगरेट का धुआं, शराब की बोतलें, नीम अरिया लिबास में मौजूद लड़कियां, ये क्लब बेहाई और फहाशी का मरकज़ बना हुआ था। स्टेज से कुछ दूर एक जानिब टेबल के गिर्द 5 कुर्सियां रखी थी, जिन पर इस वक्त 4 लड़के और 1 लड़की बैठी थी। उनकी हालत देखकर उस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि वो सब इस वक्त शराब के नशे में धुत हैं। और उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर सामने पड़ी शराब की बोतल में से एक को उठाया और पास पड़े ग्लास में उंडेला, मगर वो बोतल खाली थी। यार ये तो ख़त्म हो गई, और मंगाओ। उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को मुखातिब करते हुए बोला, नहीं यार बस, अब और नहीं। दूसरा लड़का नशे से चूर लहजे में बोला। इससे पहले के पहला लड़का फिर कुछ बोलता, उसके पास बैठा लड़का अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा था। उसके कदमों में वाज़ी लड़खड़ाहट थी। अरे यार शहरी! पीछे मौजूद लड़का उसे आवाज़ें देने लगा, मगर वो उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करता हुआ अपने कदम बाहर की जानिब घसीटने लगा कि अचानक उसके टक्कर सामने आने वाले एक शख्स से हुई।
अबे अंधा है क्या? वो लड़का अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता हुआ बोला। नशे की ज़्यादती की वजह से उसे सामने का मंजर देखने में शदीद मुश्किल का सामना, जबकि सामने खड़ा शख्स यकटक उसे ही देख रहा था। वो लड़का उस शख्स पर एक आखिरी निगाह डालता हुआ बाहर की जानिब चल पड़ा। पीछे मौजूद वो शख्स अब भी उसे ही देख रहा था कि एक और आदमी उसके करीब आया। क्या हुआ? कौन था ये? वो शख्स रुका और अपने होठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाता हुआ बोला, ये बिजनेस की दुनिया के बादशाह और हमारे प्यारे हरीफ फयाज लाशारी का छोटा बेटा शहरियार लाशारी है। रात का 1 बज चुका था। वो अभी भी लैपटॉप ऑन किए उसके सामने बैठा फाइल स्टडी कर रहा था। थकावट से अब उसके आसाब जवाब देने लगे थे, मगर अभी भी उसका काम मुकम्मल न हुआ था। उसने अपनी आंखों पर लगी ऐनक उतार कर एक जानिब रखी, जो वो सिर्फ पढ़ते वक्त इस्तेमाल किया करता था। अपना सर बेड के क्राउन से टकाए आंखों को बंद करते हुए वो अपनी कनपट्टियों को दबाने लगा कि अचानक उसे अपने बाजू पर नमी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलते हुए अपनी आस्तीन ऊपर की। उसके जख्म पर बंधी पट्टी एक जानिब से सुर्ख होने लगी थी। उसका जख्म खुल गया था। वो लैपटॉप को एक तरफ करता हुआ उठा और अपनी पट्टी खोलने लगा था। पट्टी खोलते उसका जख्म उसके सामने आया हुआ। उसका जख्म काफ़ी गहरा था। पट्टी को एक जानिब रखते हुए वो दूसरी पट्टी की तलाश में अपने ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा था। ड्रेसिंग टेबल पर फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद ना था। वो अपने बाजू को ऊपर की जानिब किए हुए अलमारी की जानिब बढ़ा, मगर फर्स्ट एड बॉक्स उसे वहाँ भी ना मिला था। फर्स्ट एड बॉक्स उसके कमरे में होता तो उसे मिलता। अगर जावियार को यह बात पता चल जाती कि डॉक्टर होने के बावजूद भी ताशफिन के कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद नहीं, तो वो उसे पूरा महीना ताने देता रहता। रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी। किसी को उठाना भी मुनासिब ना था। अभी वो इसी कश्मकश में था कि वो बाहर जाए या ना जाए कि उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े रुमाल पर पड़ी थी। वही गुलाबी रंग का रुमाल। कुछ लम्हे तो वो सिर्फ उस रुमाल को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर टेबल के करीब आया और रुमाल उठाते हुए अपने जख्म से बहते खून को साफ करने लगा। रुमाल से अपने जख्म को साफ करते उसके दिमाग में दोपहर का मंजर भी ताज़ा होने लगा था। सियाह आंखें उसके जहन के पर्दे पर लहराने लगी। वो अपना जख्म साफ कर चुका था। जिद्दी लड़की। उस रुमाल को देखते उसने उसकी मालिक के बारे में तासुर कायम किया था। ये पहला तासुर था जो ताशफिन अहमद ने आबरू सिद्दीकी के बारे में कायम किया था। इस तासुर में कितनी तब्दीली आने वाली थी ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर जानता था। ठंडी ठंडी हवा उसे काफ़ी भली महसूस हो रही थी। वो आज बहुत खुश थी। पूरे 2 माह की मेहनत और इंतज़ार के बाद आज उसे उसका फल मिल गया था। उसे एक प्राइवेट कॉलेज में एक लेक्चरर की तौर पर नौकरी मिल गई थी। उनकी शादी को भी आज 2 माह हो गए थे। वो फैसी के साथ शॉपिंग पर आई थी। शॉपिंग से वापसी पर वो दोनों ने साथ लंच किया था और अब सबरीना की फरमाइश पर वो दोनों आइसक्रीम खाने आए थे। वो उस वक्त गाड़ी में बैठी फैजी के इंतज़ार में थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और फैजी को कॉल मिलाने लगी कि उसे सामने से फैजी आता दिखाई दिया। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। फैजी गाड़ी में बैठता हुआ बोला। थैंक यू। सबरीना चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई बोली। 1 मिनट रुको। वो उसको आइसक्रीम पकड़ाते हुए बोला, जिस पर सबरीना ने उसकी जानिब देखा। सियाह रंग की पैंट शर्ट पहने, बालों को नफासत से सेट किए, वो उसके सामने बैठा मसरूफ़ अंदाज में शॉपर से कुछ निकाल रहा था। अपने हाथ आगे करो। वो उसकी जानिब देखे बगैर बोला। क्या? सबरीना उसकी बात समझ न सकी। सबरीना की बात पर उसने पहले उसकी जानिब देखा और फिर उसका दायां हाथ पकड़ा और अपने दूसरे हाथ में मौजूद गुलाब के फूलों का खूबसूरत गजरा उसके हाथ में पहना दिया। बिल्कुल उसी तरह उसका बायां हाथ थामा, दूसरा गजरा दूसरे हाथ में पहना दिया। कैसे हैं? वो मोहब्बत से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए गजरों को देखता पूछ रहा था। सबरीना ने एक नज़र उन गजरों को देखा और फिर अपनी नज़रें फैजी पर जमा ली और बोली, बहुत खूबसूरत। उसके लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। हैप्पी 2 मंथ्स ऑफ आवर वेडिंग। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसकी बात पर सबरीना मुस्कुराने लगी। फैजी, ये हर महीने अपनी शादी को कौन सेलिब्रेट करता है? उसे याद था पिछले माह भी फैजी ने उसे शादी को 1 माह गुजर जाने की खुशी में एक नफीस सा ब्रेसलेट दिया था। मैं और तुम। वो अभी भी उसके हाथ थामे बैठा था। अच्छा फैजी, मेरे हाथ छोड़ो, मुझे आइसक्रीम खाने दो। वो अपने हाथ उसके हाथों में देखते हुए बोली। छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामे थे ये हाथ। वो उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। उसकी बातों पर सबरीना के लबों पर एक हया से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। फैजी, हम अब्बू के पास कब जाएंगे? न जाने उसके दिमाग में एकदम कौन सा ख्याल आया था। उसकी बात पर फैजी के लबों पर मौजूद मुस्कुराहट थम गई। सबरीना को उसके हाथों की गिरफ्त अपने हाथों पर कमज़ोर पड़ती महसूस हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसके लबों पर आती मुस्कुराहट मसनूई थी और ये बात सबरीना जानती थी। माहौल में एकदम तनाव महसूस होने लगा था। उस लम्हे खामोशी की नज़र हुए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
सबरीना एक नज़र गजरों और पीछे पड़े शॉपिंग बैग्स पर डालती बोली, माई प्लेजर मैडम। वो मुस्कुराते हुए बोला। सबरीना ने अभी मजीद उस मौजू पर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो खामोशी से आइसक्रीम का कप उठाते बाहर देखने लगी। अम्मूजान, वाह, आज तो मज़ा आ गया। वो पराठे का निवाला तोड़कर मुंह में डाले, आंखें बंद किया, उसका मज़ा लेते हुए बोला, जबकि उसके सामने बैठी अम्मूजान मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। लाजवाब। अम्मूजान, इसको भी कुछ सिखा दें। वो किचन से आती हुई नूर फजर को देखता हुआ बोला। उसकी बात पर अम्मूजान और नूर फजर एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगी। ये पराठा फजर ने ही बनाया है। वो उसे पराठे से मुकम्मल इंसाफ करता हुआ देखकर बोली, जिस पर ज़ावियार का पराठा खाता हुआ हाथ एकदम थम गया। क्या सच्ची? वो हैरान होता हुआ बोला। हाँ भाई, ये पराठा जो बकौल तुम्हारे लाजवाब है, मेरी बेटी ने ही बनाया है। वो मुस्कुराते हुए पास बैठी नूर फजर को देखते हुए बोली, जो तंजिया नजरों से ज़ावियार को ही देख रही थी। अब बोलो, किसे क्या सिखाना है? वो उसे खाता देखकर बोली, जबकि वो अब पराठे को उलट पलट कर देख रहा था। वो दोनों सामने बैठी उसकी हरकतों को बगौर देख रही थी। अचानक उसके लबों पर एक मुस्कुराहट आई और उसने पराठे का एक किनारा पकड़ते हुए अम्मूजान के सामने किया। अम्मूजान, देखिए, ये हिस्सा यहाँ से कच्चा है। उसकी बात पर अम्मूजान का दिल किया कि वो अपना सर पीट ले। जावी, वो उसको देखते हुए बोली, जबकि नूर फजर उसे घूर रही थी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उठे नहीं अभी? वो उनका ध्यान उस बात से हटाने के लिए बोला था। उठते तो तब ना, जब वो सोए होते। नूर फजर के बात पर उसने सवालिया नजरों से अम्मूजान की तरफ देखा। क्या मतलब? अभी सोया है ताशफीन, सारी रात जाग कर काम करता रहा है। अम्मूजान सामने पड़ा चाय का कप उठाते हुए बोली। हॉस्पिटल नहीं जाना था? पराठे का आखिरी नवाला तोड़ते हुए उसने मसरूफ से अंदाज में पूछा। दोपहर में जाएगा। अम्मूजान चाय के कप से पहला घूंट लेने लगी। ज़रा ध्यान रखें, जवान औलाद पूरी रात जाग रही है। वो जिस अंदाज में बोला, अम्मूजान हंस पड़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा। वह उनको हंसता हुआ देखकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर संजीदा करता बोला। हाँ भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रख लूँगी। वो अभी भी हंस रही थी। तुमने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना? वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठता हुआ बोला। नहीं। नूर फजर नफी में सिर हिलाते हुए बोली। रोज़ रोज़ छुट्टी, कहीं ये ना हो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से ही निकाल दे। तुम ना अपना ये मुंह बंद रखो, जिससे दूसरों के लिए सिर्फ बुरी बातें ही निकलती हैं। नूर फजर उसकी बात का दुबदू जवाब देते हुए बोली। देख ले अम्मूजान, ये मेरी ज़रा इज्जत नहीं करती। इसको बताएं, मैं इससे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत क्या करें? कल रात भी मैंने इसे यही समझाया था। वो मुँह फुलाते हुए बोला। और मैंने भी कल रात यही कहा था कि इज्जत करने वाली हरकतें शुरू कर दो, मैं इज्जत भी कर लिया करूँगी। वो उसको जवाब देते हुए बोली। जा रहा हूँ मैं, जहाँ इंसान की इज्जत ना हो वहाँ रहकर क्या करें? वो ड्रामाई अंदाज में दुहाई देता हुआ बोला। नूर फजर ने उसकी बात पर आंखें घुमाई। अच्छा अम्मूजान, अब मैं चलता हूँ। वो जाते जाते एकदम मुड़ा। अम्मूजान, पढ़ाई तो इससे होनी नहीं है, इसे घर के काम ही अच्छी तरह सिखा दें। वो ये कहता हुआ बाहर की जानिब भाग गया, जबकि पीछे बैठी अम्मूजान उसकी बात पर एक बार फिर हंसने लगी। दोपहर का वक्त था, सूरज सवा नेज़े पर था। उसी वक्त लाशारी विला के बाहर एक सियाह गाड़ी आकर रुकी। गेट पर खड़े गुल खान ने फौरन ही गेट खोलते गाड़ी को अंदर जाने का रास्ता दिया था। गाड़ी के गेट में दाखिल होते ही फयाज लाशारी तेजी से गाड़ी से उतरते अंदर की जानिब कदम उठाने लगे। उनका चेहरा इस वक्त गुस्से की शिद्दत से लाल पड़ रहा था। लाउंज में दाखिल होते ही उन्हें फ़ायका बेगम सामने बैठी नजर आई, जो फयाज लाशारी को देखती उनकी जानी बढ़ी। फयाज, आप इस वक्त? वो उनके अचानक घर देखकर हैरान थी। शहरियार कहाँ हैं? फयाज लाशारी उनकी बात का जवाब देने के बजाय उनसे पूछने लगे। शहरी वो फ़ायका बेगम बोलते बोलते खामोश हो गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ फ़ायका, शहरियार कहाँ हैं? वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। शहरी तो अभी सो रहा है। उनके बात के जवाब में फ़ायका बेगम ज़रा धीमी आवाज़ में बोली, मगर उनकी आवाज़ फयाज साहब के कानों तक रसाई हासिल कर चुकी थी। फ़ायका, दोपहर के 2 बज रहे हैं और वो अभी तक सो रहा है। तुम? इससे पहले कि वो कुछ बोलते, उनकी नज़र सीढ़ियाँ उतरते शहरियार पर पड़ी, जो आंखें मलता हुआ नीचे आ रहा था। लो, आ गए हैं साहबजादे। फयाज लाशारी तंजिया अंदाज में बोलते हुए उसकी जानी बढ़ने लगे। हेलो डैड। फयाज साहब पर नज़र पड़ते ही वो एक हाथ से अपने बाल दुरुस्त करता हुआ बोला। कल रात कहाँ थे तुम? तक लहजे में पूछने लगे। क्या डैड? शहरियार को उनकी बात समझने में दुश्वारी हुई थी। मैं पूछ रहा हूँ, कल रात कहाँ थे तुम? फयाज लाशारी गुस्से से चिल्लाए। मैं अपने दोस्तों के साथ था। वो उनसे कुछ कदम फासले पर खड़ा था। दोस्तों के साथ कहाँ थे? फयाज साहब ने फिर सवाल किया। हम हारिस के फार्म हाउस गए थे। शहरियार ने बड़ी बाएतमादी से झूठ बोला। झूठ मत बोलो शहरी, बताओ कहाँ थे तुम? फयाज लाशारी का चेहरा खून छलकाने लगा। मैं सच कह रहा हूँ डैड, मैं
اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب فیاض صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال کو سرخ کر گیا تھا۔ فائقہ بیگم اس سب کی امید نہ تھی۔ وہ شہریار کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے ہی لگی تھی کہ فیاض صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اگر تم فارم ہاؤس تھے تو کلب میں کون تھا کل رات؟ فیاض لاشارے کی بات پر فائقہ بیگم حیران رہ گئی۔ کلب اور شہری؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیاض؟ وہ حیرت کے مارے پوچھ رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، یہ وہاں۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ ان میں ہمت نہ تھی وہ اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا کر پاتے۔ نشے کی حالت میں موجود تھا یہ وہاں۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئے۔ شراب نوشی کر رہا تھا کل رات تمہارا بیٹا۔ ان کی آواز میں غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ فائقہ بیگم سامنے کھڑی شہری کو دیکھنے لگی تھی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے مجھے۔ خاور نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے اور آج اس نے سب کے سامنے مجھے اس کی کرتوت بتائے ہیں۔ وہ غصے سے شہری کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات کے بجائے تنے ہوئے تاثرات تھے۔ میں سب کے سامنے شرمندہ ہوا ہوں صرف اس کی وجہ سے۔ وہ دوبارہ شہری کی جانب بڑھے مگر اس بار ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ شہری اپنے اوپر اٹھنے والے ان کے ہاتھ کو بیچ راہ میں روک چکا تھا۔ جب بھائی کو ان سب چیزوں کی اجازت ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ آپ ہرگز مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اور آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا واپس سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا جبکہ پیچھے کھڑے فیاض لاشاری اور فائقہ لاشاری حیرت کی تصویر بنے ہوئے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی وقت کے گزر جانے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ بھائی تھوڑا تیز چلائیں، وہ ٹیکسی ڈرائیور کو مخاطب کرتی بولی۔ باجی گاڑی اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتا، ڈرائیور اپنے پختو لبو لہجے میں بولا، جس کے جواب میں آبرو خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اسے اسبا کی کال آئی تھی جس پر اس نے اسے صالحہ بیگم کی بگڑتی ہوئی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ فوراً اپنا سارا کام چھوڑ کر گھر جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ وہ انتہائی اجلت کے عالم میں گاڑی سے اتری۔ بھائی آپ گاڑی یہیں روکیے گا، میں بس ابھی آتی ہوں، وہ ڈرائیور کو مخاطب کرتی ہوئی بولی اور فوراً گھر کا دروازہ بجانے لگی تھی۔ اس کے دروازے بجانے کے کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھلا۔ آبرو جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ کہاں ہے امی؟ وہ اسبا کا آنسو سے بھرا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ اندر ہے اپنے کمرے میں، اسبا جواباً روندی ہوئی آواز میں بولی۔ آبرو بھاگتی ہوئی اندر گئی تھی اور صالحہ بیگم کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ امی! وہ تیزی سے اس کی جانب گئی تھی جو بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ آبرو نے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا اور صالحہ بیگم کے قریب جا بیٹھی۔ امی آنکھیں کھولے امی! آبرو ان کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پر صالحہ بیگم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ آبرو میری؟ ان کی زبان صرف اتنے ہی الفاظ ادا کر پائی۔ وہ ہوش کھونے لگی تھی۔ اسبا جلدی آؤ! آبرو بلند آواز میں بولی۔ اسبا جو آبرو کے لیے پانی لینے گئی تھی بھاگتی ہوئی آئی۔ امی کی چادر لاؤ! اسبا کو اپنے قریب آتا دیکھ کر آبرو بولی، جس پر اسبا روتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چادر لے کر آبرو کے پاس آئی۔ امی اٹھیں، امی ہمت کریں! وہ دونوں مل کر صالحہ بیگم کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ آبرو نے چادر صالحہ بیگم کو اڑا دی اور وہ دونوں صالحہ بیگم کو سہارا دیتے ہوئے ساتھ چلانے لگی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ ان کو لے کر گیٹ تک پہنچی تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر ڈرائیور فوراً گاڑی سے نکلا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ آبرو نے آگے بڑھتے ہوئے صالحہ بیگم کو اندر بٹھایا۔ اسبا تم گھر پر رکو، اپنا خیال رکھنا، آبرو اسبا کو مخاطب کرتے بولی تھی، جس کے جواب میں اسبا نے روتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی۔ آبرو نے صالحہ بیگم کے ساتھ بیٹھنے کا گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ باجی کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور کے احمقانہ سوال پر آبرو نے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب کون سے ہاسپٹل جانا ہے؟ وہ آبرو کی نظروں سے گڑبڑاتا ہوا بولا۔ سول ہاسپٹل لے چلو، آبرو اس کو جواب دیتے ہوئے صالحہ بیگم کی جانب دیکھنے لگی جو اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ اس وقت کچن میں موجود تھی، ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں پہنے، بالوں کو رف سا جوڑا بنائے، پاؤں کو سفید رنگ کی چپل میں قید کیے وہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ آج اس کی اور فیضی کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ یہ 6 ماہ صبرینا کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین حصہ تھا۔ فیضی کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل چکی تھی، صبرینا کی جاب بھی جاری تھی۔ ان 6 ماہ میں ان دونوں میں صرف ایک بات تل کلامی ہوئی تھی اور موضوع ان کے گھر والے تھے۔ صبرینا چاہتی تھی کہ اب ان کی شادی کو سب کے سامنے لایا جائے، مگر فیضی ابھی اس کے لیے راضی نہ تھا۔ وہ ابھی کچھ وقت مزید چاہتا تھا۔ اس عرصے کے دوران فیضی 2 بار اپنے گھر جا چکا تھا۔
उन दिनों सबरीना का इस फ्लैट में अकेला रहना कितना मुश्किल था ये सिर्फ वही जानती थी, मगर हर बार 2 दिन के बाद वो वापस आ जाता। उसने अपने सामने पड़ा अंडा तोड़ा और उसे फेंटने लगी। इस बार फैजी की अम्मी की तबीयत शदीद ख़राब थी, जिसके बाद 2 दिन के बजाय उसके गए हफ्ता गुजर चुका था। सबरीना ने उसे कॉल भी की थी, मगर अभी उसकी वापसी मुमकिन ना थी। सबरीना ने भी उसे बार बार परेशान करना मुनासिब ना समझा, मगर कल से वो सबरीना का फ़ोन नहीं उठा रहा था। सबरीना का दिल शदीद घबरा रहा था। उसने आग जलाते हुए फ्राई पैन ऊपर रखा था, उसमें तेल डालकर कुछ देर के लिए तेल को गर्म होने दिया और फिर अपना फेंटा हुआ अंडा फ्राई पैन में डाल दिया। अंडा फ्राई करते उसने उसे प्लेट में उतारा कि उसका जी मितलाने लगा था। वो भागते हुए वॉशरूम की जानिब गई थी। कुछ देर बाद वो वापस किचन में आई। कुछ दिनों से उसकी अपनी तबीयत शदीद बोझल महसूस हो रही थी। उसने आज कॉलेज से छुट्टी भी इसीलिए की थी ताकि वो हॉस्पिटल जा सके। उसका दिल हर चीज़ से उकताने लगा था। उसने फ्राई किया हुआ अंडा एक जानिब रखा। वो अब बगैर नाश्ता किए ही हॉस्पिटल जाने का इरादा रखती थी। फ्राई पैन के नीचे जल्दी आग बंद करते उसने पास पड़ा मोबाइल उठाया और फैजी को कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। कॉल काटते उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात वाज़े थे, मगर अपने दिल को तसल्ली देते वो कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अब उसे हॉस्पिटल जाना था। हाँ इसबा, अम्मी अब बेहतर है। वो उस वक्त इसबा से फ़ोन पर गुफ्तगू थी। नहीं, हमें देर हो जाएगी, मैं अम्मी का तफसीली चेकअप करवा कर ही आऊँगी। वो दुपट्टा अपने सर पर दुरुस्त करती बोली, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ये कहते उसने फ़ोन काट दिया और सामने बिस्तर पर लेटी सालिया बेगम को देखने लगी, जिन्हें नर्स ड्रिप लगा रही थी। उसे अब सालिया बेगम के चेकअप के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी थी। वो अपनी जगह से उठती बाहर की जानिब चल पड़ी। हॉस्पिटल की राहदारी में आते वो एक जानिब चलने लगी। वो सालिया बेगम को अक्सर यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट से चेक करवाती रहती थी। काउंटर पर जाकर उसने वहाँ बैठे शख्स को मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी। वो उस शख्स की तवज्जो अपनी जानिब करती बोली, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। आबरू की आवाज़ पर उस शख्स ने अपना सर उठाकर उसकी जानिब देखा। जी। वो उसकी जानिब देखता हुआ बोला, मुझे डॉक्टर वासी की अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्हें तो यहाँ से गए 2 हफ्ते होने वाले हैं। उस शख्स ने आबरू को जवाब दिया। क्या मतलब? आबरू उसकी बात समझ ना पाई। उनका ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरे हॉस्पिटल में, आजकल वो वहीं होते हैं। वो शख्स वजाहत देता हुआ बोला। उनकी रिप्लेसमेंट में यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आया? आबरू ने दोबारा सवाल किया। जी, डॉक्टर ताशफीन आए हैं उनकी रिप्लेसमेंट में। वो शख्स अपने सामने मोबाइल को बंद करता बोला, जिस पर मुसलसल किसी के मैसेजेस आ रहे थे। फिर आप मुझे उनकी अपॉइंटमेंट ले दीजिए प्लीज़। आबरू ने अपना मुद्दा बयान किया। सॉरी, आपको उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। उस शख्स ने आबरू की जानिब देखते कहा। क्या मतलब, क्यों नहीं मिल सकती? आबरू हैरानी से पूछने लगी। उनके स्केड्यूल बहुत बिजी हैं, कम से कम 2 हफ्ते तक आप उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। वो शख्स आबरू को जवाब देता बोला। 2 हफ्ते? मगर मैडम, मैं आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर चुका हूँ, अब आप जा सकती हैं। इससे पहले आबरू कुछ और बोलती, वो शख्स उखड़े लहजे में बोला। उसकी बात पर आबरू को गुस्सा आ गया। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं आपसे यहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने आई हूँ और आप? देखें मैडम, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 2 हफ्ते तक बिजी हैं, आपको उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। तो अब आपका यहाँ खड़े रहने का क्या मकसद है? उस शख्स के लहजे में बेजारी थी। मगर मुझे अपने पेशेंट को आज ही चेक करवाना है। अब आबरू के लहजे में भी जिद आ चुकी थी। मैडम, ये आपका हॉस्पिटल नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी। आपको अगर इतनी ही जल्दी है तो आप अपने पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल ले जाएं। वो शख्स अब बदतमीजी करने लगा था। कुछ फासले पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और चंद डॉक्टर्स बाहर आए। आप अपनी लिमिट्स में रहें। आबरू की आवाज़ सुनते एक डॉक्टर ने उसकी जानिब देखा। देखें मैडम, आप मेरी। उस शख्स के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए, क्योंकि वो डॉक्टर उनके करीब आ चुका था। उसने सर्जन का मखसूस लिबास पहने, चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसने सवालिया निगाहों से उस शख्स की जानिब देखा। सर, ये मुसलसल यहाँ खड़ी जिद कर रही हैं कि? वो आबरू की जानिब देखता हुआ बोला था कि आबरू उसकी बात काटती हुई बोली, मैं जिद कर रही हूँ? आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। आप मुझे बताएं क्या इशू है? वो आबरू की जानिब देखता हुआ बोला। सर, ये मुझे यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए आज की। इससे पहले कि वो शख्स कुछ बोलता, आबरू ने अपना मुद्दा बयान किया। और ये कह रहे हैं कि मुझे अगले 2 हफ्ते तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। वो गुस्सेली नज़रों से उस शख्स की तरफ देख कर रही थी। सर, आपका शेड्यूल बहुत। इट्स ओके, मैं देख लेता हूँ। वो उस शख्स की बात काटता हुआ बोला। आप पेशेंट का बेड नंबर और बाकी डिटेल्स बता दें, मैं 5 मिनट तक आपके पेशेंट को विजिट करता हूँ। वो आबरू की जानिब देखता हुआ बोल रहा था। वसीम, तुम इनसे डिटेल्स ले लो। उस डॉक्टर ने उस शख्स को मुखातिब किया।
जिस ने अस्पात में सर हिलाते हुए आबरू की जानिब देखा। आए मैडम। वो कैसे जब्त कर रहा था, उसके चेहरे से वाज़ेह था। आबरू ने आगे बढ़ते हुए उसे सारी डिटेल्स दी और वापस सालिया बेगम के कमरे की जानिब चल पड़ी, जबकि पीछे खड़ा हुआ डॉक्टर आबरू को पहचान चुका था। आबरू को अभी सालिया बेगम के पास आए 5 मिनट ही गुजरे थे कि एक डॉक्टर उनके रूम में दाखिल हुआ। आबरू ने उसकी जानिब देखा। वो उसे सनासा मालूम हो रहा था। वो उससे मिल चुकी थी, मगर कहाँ ये अभी उसे याद ना था। वो डॉक्टर चलता हुआ सालिया बेगम के करीब आया। वो होश में थी। उसने उनके करीब आते सलाम किया। सालिया बेगम ने नकाहत भरी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। वो डॉक्टर उनका मुआयना करने लगा, जबकि पास खड़ी आबरू जहन पर जोर डालते यही सोच रही थी कि उसने उस डॉक्टर को कहाँ देखा था कि अचानक उसके जहन के पर्दे पर एक मंजर नमूदार हुआ। ये तो वही था जिसने उसके कल स्नेचिंग से बचाया था। उसके इस ख्याल की तस्दीक उस डॉक्टर के आस्तीन से झलकती हुई पट्टी ने कर डाली थी। वो सालिया बेगम से बातें करने में मसरूफ़ था। आबरू उन दोनों के करीब जाने के बजाय तब से मुसलसल उसे ही देख रही थी, अपने आप पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करता। ताशवीर ने नज़रें उठाकर आबरू की जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिलते ही आबरू ने गड़बड़ाते हुए अपनी नज़रें दूसरी जानिब फेर ली थी और कदम उठाती सालिया बेगम के करीब आई। परेशानी की कोई बात नहीं है। जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख दी है, आप मेक श्योर करें कि आपके पेशेंट वो मेडिसिन लें। वो आबरू को करीब आता हुआ देखकर बोला, वरना हमें मजबूरन एंजियोग्राफी की तरफ जाना पड़ेगा। वो अब सालिया बेगम की जानिब देख रहा था। मैं कुछ टेस्ट लिख दे रहा हूँ, आप वो टेस्ट भी करवा लीजिए। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। उसने नज़रें उठाते आबरू की जानिब देखा, जिसने उसकी बात समझते अस्पात में सर हिलाया। वो अपनी जगह छोड़ता खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगे। वो अभी दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि उसकी समाज से आबरू की आवाज़ टकराई। थैंक्स अगेन। वो उसे पहचान चुकी थी। ताशवीन के लब मुस्कुराहट में ढले थे। उसने मुड़कर आबरू की जानिब देखा और सर खम करते हुए उसका शुक्रिया कबूल किया और दरवाज़ा अबूर कर गया था, जबकि पीछे खड़ी आबरू उसे तब तक देखती रही थी जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। मतलब अबर आलू था। पूरे आसमान पर बादलों ने डेरा जमा रखा था। वो हॉस्पिटल से वापसी पर घर जा रही थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा न हो रही थी। उसका रोम रोम खुशी से सरोशार था। उसके कानों में अभी भी डॉक्टर का कहा गया जुमला गूंज रहा था, कॉन्ग्रेचुलेसन मिसिस सबरीना, यू आर एक्सपेक्टिंग। उसे अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ खूबसूरत और रंगीन महसूस हो रही थी। कुछ देर पहले की सारी परेशानी हवा हो गई थी। वो किस बात पर परेशान थी वो सब भूल गई थी। याद था तो सिर्फ ये कि अब उसके साथ एक और जान मुंसलिक हो चुकी थी। वो माँ के रुतबे पर फाइज होने वाली थी। ममता का एहसास कितना खूबसूरत और खुशगवार होता है, उसे आज अंदाज़ा हुआ था। उसे एकदम सकीना बेगम का ख्याल आया। उसकी मुस्कुराहट थम गई थी। उसके दिमाग में सवाल पैदा होने लगे। न जाने वो कैसी होंगी। क्या वो उसे माफ़ कर देंगी? हाँ, वो उसे माफ़ कर देंगी। उसे पूरी उम्मीद थी जब वो उन्हें इतनी बड़ी खबर सुनाएगी तो यकीनन वो उसे माफ़ कर देंगी। उसे खबर न थी कि उसकी उम्मीदों के ये इमारत किस शिद्दत से ज़मीं बोस होने वाली है। वो बेखबर थी कि उसकी ये खुशियाँ सिर्फ चंद पल की मेहमान हैं। सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी छाने लगी थी। हॉस्पिटल से वापसी पर उन्हें शाम के 7 बज चुके थे। रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल जाम थी। आधे घंटे का रास्ता था, मगर 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी वो अभी तक घर न पहुंचे थे। उस सारे वक्त में इस्बा उसे 3 बार फ़ोन कर चुकी थी। सालिया बेगम सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद एक बार फिर टैक्सी सिग्नल पर जा रुकी थी। हॉर्न बजाना तो हर कोई अपना फ़र्ज समझता है। ड्राइवर गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता हुआ बोला कि उनके समातों से एक बार फिर हॉर्न की आवाज़ टकराई। वो जो कोई भी था हॉर्न पर हाथ रखकर उठाना भूल गया था। आवाज़ करीब से आ रही थी। वो गाड़ी यकीनन उनके करीब ही थी। आबरू ने पीछे मुड़कर देखा। वो एक सिया रंग की BMW थी। अरे भाई, दिखाई नहीं देता, आगे सिग्नल बंद है। हॉर्न की मुसलसल आती आवाज़ से आजिज़ होकर एक बाइक वाले ने मुड़कर उस गाड़ी वाले से कहा था। वो बाइक उनकी टैक्सी से कुछ फासले पर थी। इस आदमी की बात पर हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। सबके कानों को राहत पहुंची, मगर एक बार दोबारा हॉर्न की आवाज़ ने उनके कान के पर्दे फाड़ने लगी थी। और साथ ही उस गाड़ी ने उस बाइक को जो एन उसके सामने खड़ी थी टक्कर मारी। वो बाइक वाला अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाते हुए बाइक से नीचे गिर गया था। आसपास मौजूद लोग उसके मदद को करीब आने लगे थे कि उस सियाह रंग की BMW का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बाहर आया। वो शाज़े लाशारी था। अपनी मगरूराना चाल चलता हुआ वो उस आदमी के करीब आया। खुला गिरेबान,
पौनी में बंधे बाल वो अपने मखसूस हुलिया में मौजूद था। क्या बोल रहे थे तुम? वो उस शख्स के करीब आता बोला जिसको दो लोग सहारा देते हुए खड़ा कर चुके थे। यही क्या अंधे हो क्या? सिग्नल बंद है, दिखाई नहीं देता? वो शख्स गुस्से से बोला। उसकी बात पर शाहजैन ने एक मुक्का उस शख्स के चेहरे पर दे मारा। आसपास खड़े लोगों में से किसी ने भी इतनी हिम्मत न की थी कि वो आगे बढ़कर उसे बचाते। उस आदमी की नाक से खून बहने लगा था। शाहजैन ने उसका गिरबान पकड़ते हुए उसे अपनी जानिब खींचा। जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? शाहजैन का लहजा सर्द था। उसके जवाब में वो शख्स खामोश रहा। बोल ना, अब क्यों तेरी आवाज़ नहीं निकल रही? वो उस शख्स का कोला झटकता हुआ बोला। मैं 1 मिनट के अंदर अंदर तुझे और तेरी इस खटारा बाइक को कुचल सकता हूँ, समझा? वो हद तक आमेज लहजे में उसकी बाइक को देखता हुआ बोला। वो शख्स अपना सर झुकाए खामोश था। चल माफ़ी मांग, वो उसका गिरबान छोड़ता हुआ बोला। सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहा हूँ मैं? वो उसे खामोश देखकर अपनी आवाज़ बुलंद करता हुआ बोला। मुझे मुझे माफ़ कर दे, वो शख्स धीमी आवाज़ में बोला, मगर उसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि शाहजैन उसे सुन पाता। मुझे आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोल, वो अपने कान की लो खुजाता हुआ बोला। मुझे माफ़ कर दीजिए, वो शख्स इस बार कदरे बुलंद आवाज़ में बोला। शाबाश, चल अब जा, वो उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। शाहजैन जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाते जाते उसने अपनी टांग पूरी कुव्वत से उसकी बाइक पर मारी थी, जिससे उसकी बाइक सड़क पर जा गिरी थी। आसपास खड़े लोग खामोश तमाशाई बने ये सारा मंजर देख रहे थे। अगर वो सब चाहते तो मिलकर उस शख्स को इस हद तक आमेज वाक़ये से बचा सकते थे, मगर कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार न था। गाड़ी में बैठी आबरू और सालिया बेगम ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देख रही थी। आबरू ने एक बार गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश की थी, मगर सालिया बेगम के मना करने पर उसे रुकना पड़ा था। शाहजैन के जाने के बाद लोग उस शख्स के करीब आए और उसकी गिरी हुई बाइक उठाते हुए उसकी मदद की। सिग्नल खुल चुका था। वालिदैन अपनी औलाद को तालीम तो दिलवा देते हैं, मगर उनकी तरबियत देना भूल जाते हैं। आबरू सालिया बेगम की जानिब देखते हुए बोली। कितने बदनसीब हैं वो वालिदैन जिनकी औलाद के आमाल की वजह से उनकी तरबियत पर उंगली उठाई जाए। सालिया बेगम की बात पर आबरू ने उनकी जानिब देखा। वो दोबारा आंखें मूंदे सीट से टेक लगा चुकी थी। आबरू ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते नरमी से उस पर बोसा दिया और अपना मोबाइल निकालते इस्पा को कॉल मिलाने लगी। उसे घर आए 1 घंटा बीत चुका था। वो तब से मुसलसल फैजी को कॉल मिला रही थी, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। ये खुशी की खबर वो जल्दी से फैजी तक पहुंचाना चाहती थी, मगर उसका मुसलसल बंद आता फ़ोन उसे परेशानी में मुब्तला कर रहा था। उसे एकदम सारिम का ख्याल आया। हाँ, उसको ज़रूर मालूम होगा फैजी के बारे में। उसने अपने मोबाइल में सारिम का नंबर ढूंढा, मगर उसके पास सारिम का नंबर ना था। उसे याद आया कि एक बार फैजी ने डायरी पर सारिम का नंबर लिखा था। वह तेज़ी से अलमारी के करीब गई और उसमें से डायरी निकाली। डायरी खोलते हुए उसने उसमें से सारिम का नंबर तलाश किया। सारिम का नंबर मिलते ही उसने नंबर मोबाइल पर डायल किया। बेल जा रही थी, मगर दूसरी जानिब से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। 3 बार कॉल करने के बाद भी जब किसी ने फ़ोन न उठाया तो उसने मायूसी और गुस्से की मिलीजुली कैफियत लिए अपना मोबाइल बेड पर फेंका। वो अभी इसी सोच विचार में थी कि वो कैसे फैजी से रब्ता करे कि उसकी समातों से बेल की आवाज़ टकराई। उसने फ़ौरन घड़ी की जानिब देखा था। दोपहर का 1 बज रहा था। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। कहीं फैजी तो नहीं? अपने सवाल का जवाब खुद को देते हुए उसने पास पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया और दरवाजे की जानिब चल पड़ी। दुपट्टा सर पर लेते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने TCS वाला खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, सबरीना अहमद को बुला दे प्लीज़, उनका TCS है। दरवाजे में खड़ा वो शख्स बोला। वालेकुम अस्सलाम, जी मैं ही हूँ सबरीना, वो उसका जवाब देते हुए बोली। ये आपका TCS है? उसने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। सबरीना को बहुत हैरत हुई थी। उसने वो लिफाफा उस शख्स से लिया था। उससे पहले कि वो कुछ पूछती, उस शख्स ने उसे मुखातिब किया। यहाँ साइन कर दें। सबरीना ने उसके हाथ में मौजूद पेन पकड़ते मतलूबा जगह पर साइन कर दिया। इससे पहले कि सबरीना उससे पूछती कि ये TCS किसने भेजा है, उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी थी। उस पर फैजी का नाम लिखा था। उसने खामोशी से लिफाफा संभालते हुए दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करते वो वापस कमरे में आई थी और लिफाफा को खोलने लगी। उसके जहन में सवाल उभर रहे थे कि आखिर फैजी ने उसे क्या भिजवाया होगा। लिफाफा खुल चुका था। उसमें से कुछ कागजात बाहर आए। उस कागजात को पलटते उसे कितना बड़ा झटका मिलने वाला था। वो उससे अनजान थी। उसने कागज़ को पलटा। कागज़ पर लिखे गए 2 अल्फाज पढ़ते ही उसे उस घर की छत अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई थी। कागज़ उसके हाथ से छूट गए। वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरी। उसकी आंखें शौक के मारे फटी की फटी रह गई थी। वो कागजात तलाक के कागजात थे।
फैजी ने उसे शादी को 6 माह पूरे होने पर तलाक का तोहफा भेजा था। क्या माँ बाप को दुख देने वालों को खुशियाँ नसीब होती हैं? जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट और काफ़ी कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है इसमें और सबरीना को डाइवोर्स मिल चुकी है। वैसे भी मुझे शुरू से यकीन नहीं था फैजी पर, मतलब जो रिश्ता लाने के लिए पैर पर खड़ा नहीं है लेकिन कोर्ट मैरिज कर सकता है और अपने घर में उसने बताया नहीं और सबरीना उसके लिए अपना घर छोड़कर चली गई, वो भी शादी के वक्त। तो ये सबरीना को सोचना चाहिए था कि वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा, सारी कुर्बानी सबरीना ही दे रही थी। तो ये शुरू से ही दिख रहा था। बाकी तो स्टोरी है, आगे पता चलेगा और क्या होने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।